अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात सुने तवज्जो से। इससे पहले ना हमने एक टॉपिक पढ़ा था, याद करो, चार्ल्स डार्विन के बारे में। चार्ल्स डार्विन कब पैदा हुआ? श्रॉसबरी में। फिर वो चला गया, एक एक्सपीडिशन मुहिम पे चला गया, एक बीगल जहाज का नाम था, उस पे चला गया। फिर उसमें हमने ये पढ़ा था कि वो साउथ अमेरिका के जजीरों पे गया, उसने वहां पे फ्लोरा और फाना को स्टडी किया। फिर हमने पढ़ा था कि वो गैलापैगस पे गया। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। अच्छा, फिर ना डार्विन, मैंने बोला था डार्विन वापस आ गया। फिर उसने जो है वो एक थ्योरी लिखना स्टार्ट कर दी। यहां से बात स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है फॉर्मुलेशन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फॉर्मुलेट का मतलब होता है पेश करना, और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी उसने कौन सी थ्योरी पेश की? नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी पेश की। यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, कि डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करे। फॉर्मुलेशन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, बात को तवज्जो से सुने। यहां तक ना मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, ये दोनों पॉइंट ना तवज्जो से सुने। 2 पॉइंट ये है, कहता है इन अर्ली 1814 यानी 1840 के शुरू तक डार्विन वर्कआउट, डार्विन काम कर रहा था किस पे? मेजर फीचर ऑफ हिज थ्योरी, अपनी थ्योरी पे वर्क कर रहा था। यानी 1840 के शुरू में डार्विन अपनी थ्योरी पर क्या कर रहा था? वर्क कर रहा था। अब तवज्जो से बात सुनिए कि उसने वर्क क्या किया। ये जो एक लाइन बोलूंगा ना, वो लाइन आपने पिक करनी है। इन 1840 के शुरू में डार्विन वर्कआउट मेजर फीचर ऑफ हिज थ्योरी, अपनी थ्योरी के मेजर फीचर पे काम कर रहा था। थ्योरी कौन सी है? थ्योरी ये है दैट, मेन बात उसकी क्या है? दैट नेचुरल सिलेक्शन एज अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। यानी जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन जो है वो किसकी वजह से हुई है? ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। ये मेन बात है कि नेचुरल सिलेक्शन एज अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो मैकेनिज्म है किसका? एवोल्यूशन का। यानी एवोल्यूशन की वजह क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। यहां तक सबको बात ओके है? अगली बात, इन 1844 फिर 1844 में डार्विन रोट अ लॉन्ग एसे। उसने एक एसे लिखा ऑन नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन पे। यानी दो बातें हैं कि डार्विन 1840 के शुरू में डार्विन अपनी थ्योरी का जो है उस काम कर रहा था। उसने बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो मैकेनिज्म है किसका? एवोल्यूशन का। दूसरी बात उसने ये बोली कि 1840 में डार्विन ने क्या लिखा? रोट अ लॉन्ग एसे ऑन नेचुरल सिलेक्शन। उसने नेचुरल सिलेक्शन पे एक ऐसे लिखा। ये दो डार्विन की बातें हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको वैसे बताता हूं। एक साइंटिस्ट है अल्फ्रेड वेलस। क्या नाम है? अल्फ्रेड वेलस। अच्छा, अल्फ्रेड वेलस ना, डार्विन को नहीं पता था कि अल्फ्रेड वेलस भी को साइंटिस्ट है। डार्विन काम कर रहा था इंग्लैंड में, श्रॉसबरी जहां पैदा हुआ। ये जो है अल्फ्रेड वेलस, ये काम कर रहा था ईस्ट इंडियाज में। अच्छा, डार्विन जो है वो किस पे काम कर रहा था? नेचुरल सिलेक्शन पे। ये साइंटिस्ट अल्फ्रेड वेलस, ये बंदा भी किस पे काम कर रहा था? नेचुरल सिलेक्शन पे। दोनों का काम सेम था। डार्विन को नहीं पता था कि ये भी बंदा काम कर रहा है सेम मेरे जैसे। मैं फर्ज करो यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ, किसी चीज पे रिसर्च कर रहा हूँ, और मैं उस पे रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत जो है उस पे वो अपना टाइम लगा रहा हूँ। किसी और कंट्री में कोई बंदा बैठा सेम मेरे वाले काम पे रिसर्च वो कर रहा है। सेम यहाँ पे ऐसा हुआ। कहता है अ यंग नेचुरलिस्ट, यानी हम पढ़ना चाह रहे हैं वर्क ऑफ अल्फ्रेड वेलस। अल्फ्रेड वेलस कहता है अ यंग नेचुरलिस्ट, एक यंग नेचुरलिस्ट था। नेचुरलिस्ट जो नेचर को स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरलिस्ट। वर्क ऑन, जो किस पे काम कर रहा था? वर्क इन ईस्ट इंडिया, जो ईस्ट इंडिया में काम कर रहा था ऑन नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन पे। हिज वर्क आइडेंटिकल टू डार्विन वर्क। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसका काम बिल्कुल किसके काम के बराबर था? डार्विन के काम जैसा था। वेलस पेपर। अच्छा, फिर ना लंदन में ना एक कमेटी बैठती है साइंटिस्टों की, वहां पे अपना काम चेक करवाया जाता है कि मैंने ये वर्क किया, ये मेरा काम सही है या नहीं सही। अच्छा, वेलस ने अपना काम पहले भेज दिया। ये वो बात कर रहा है, कहता है वेलस पेपर अलोंग विद एक्सट्रैक्ट ऑफ डार्विन अनपब्लिश ऐसे। वेलस के पेपर, एक्सट्रैक्ट और साथ किसका मवाद भेजा गया? डार्विन का मवाद भी वहां गया ना, अलोंग विद एक्सट्रैक्ट ऑफ डार्विन अनपब्लिश ऐसे। वेलस के पेपर और डार्विन का अनपब्लिश ऐसे जो उसने कब लिखा था? 1844 में। वर प्रेजेंटेड टू, किसको प्रेजेंट किया गया? लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन,
जुलाई 1 1858, ये एमसीक्यू के लिए आती है डेट के। डार्विन का अनपब्लिश ऐसे और उसका वेल्स का जो उसने वर्क किया था वो वाला काम लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन को कब पेश किया गया? 1 जुलाई को 1858 में ये काम उसको भेजा गया। अच्छा, अगली बात कह रहा है कि डार्विन क्विकली फिनिश हिज बुक। डार्विन ने जल्दी से अपनी बुक कंप्लीट की, अगले ही साल अपनी बुक कंप्लीट की, यानी 1859 में उसने अपनी बुक कंप्लीट की। उसकी बुक का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। बुक पे इतना ही लिखा है, लेकिन पूरा नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की बुक का पूरा नाम यह है, कहता डार्विन क्विकली फिनिश हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड पब्लिश ऑन इट नेक्स्ट ईयर। और उसने अगले साल उसको क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया। अच्छा, ये बात दोबारा फिर रिवाइज कर रहा हूं। 1840 के शुरू में डार्विन वर्कआउट कर रहा था अपने मेजर फीचर ऑफ हिज थ्योरी। थ्योरी क्या है? कि नेचुरल सिलेक्शन एज अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो मैकेनिज्म है किसका? एवोल्यूशन का। 1844 में 1844 में डार्विन रोट अ लॉन्ग ऐसे। डार्विन ऐसे लिख रहा था नेचुरल सिलेक्शन पे। अल्फ्रेड वेलेस एक नेचुरलिस्ट था जो ईस्ट इंडिया में काम कर रहा था नेचुरल सिलेक्शन पे। वो उसका काम बिल्कुल आइडेंटिकल था डार्विन के वर्क के। वेलेस पेपर अलॉन्ग विद एक्सट्रैक्ट ऑफ डार्विन अनपब्लिश ऐसे लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन को कब प्रपोज किया गया? ये जुलाई 1 1858। फिर अगले ही साल डार्विन ने अपनी बुक कंप्लीट की। बुक का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कि स्पीशीज का ओरिजिनेट होना, बनना किस तरीके से? बाय मीन। मीन का मतलब होता है जरिया, किस जरिए से? बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, यहां तक बात एंड करके ना फिर हम पढ़ते हैं कि मेन पॉइंट ऑफ डार्विन थ्योरी। डार्विन की थ्योरी के मेन पॉइंट कौन से थे? डार्विन की थ्योरी के मेन पॉइंट थे, पहला जो पॉइंट है वो है प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल। कौन सा पॉइंट है? प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल। अच्छा, इसके दो पॉइंट है। एक इसका जो पॉइंट है वो हम कल पढ़ेंगे, दूसरा जो पॉइंट है वो हम पढ़ रहे हैं। पहला इसके मतलब ये पॉइंट है मेन पॉइंट ऑफ डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी के मेन पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है ना वो हम कल पढ़ेंगे। ये पहला पॉइंट है प्रोडक्शन। ये पहला जो पॉइंट है ना उसके मजीद 3 पॉइंट है, उसके 3 पॉइंट है। पहला कौन सा है? प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें ना खुराक है 10 बच्चों की। जानदारों ने पैदा 10 बच्चे कर दिए, खुराक है 4 बच्चों की। खुराक कितने बच्चों की है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चे सरवाइव करेंगे? जितनों की खुराक अवेलेबल है 4। कहता है प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग। जानदार बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर देते हैं देन द इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट, यानी जितनों को इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं करता। देयर इज अ स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टिंग अमंग इंडिविजुअल। वो 10 के 10 आपस में लड़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे कि हम एग्जिस्ट करें। देयर इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अमंग इंडिविजुअल, कि जो इंडिविजुअल है वो उनमें स्ट्रगल होगी कि हम एग्जिस्ट करें। अच्छा, फिर अगली बात कर रहा है ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स सर्वाइव। उनमें से कुछ ही क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे। यानी 3 बातें हैं। उतने इन्वायरमेंट बच्चे सपोर्ट नहीं करता जितने जानदार पैदा कर देते हैं। द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन द इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट। और उनमें क्या होती है? स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, कि हम एग्जिस्ट करें। उनमें से एग्जिस्ट कितने करेंगे? ओनली अ फ्रैक्शन, मतलब कुछ जो है वो क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा है कि उनमें से एग्जिस्ट करेंगे कौन से? बचेंगे कौन से? सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, जो उन सब में क्या होंगे? फिट होंगे। पहला है जानदारों ने बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए जितने इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं करता। अब उनमें से सर्वाइव कौन से करेंगे? जो उन 10 में से क्या होंगे? फिट होंगे। और वो कितने होंगे? 4। कहता है स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल इज नॉट रैंडम इट। अच्छा, उनमें से 4 कौन से सर्वाइव करेंगे? जिनका जेनेटिक मेकअप, जिनका इनहेरिटेड कैरेक्टर, जिनकी विरासती खसूसियत क्या होंगी? अच्छी होंगी, जिनके पास अच्छे जीन्स होंगे। कहता है इट डिपेंड ऑन हेरिडिटरी कंपोजिशन। ये उनकी विरासती कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। दोज हु हैव बेस्ट इनहेरिटेड कैरेक्टर, जिनके पास बेस्ट इनहेरिटेड कैरेक्टर होंगे वो सर्वाइव करेंगे। अच्छा, ये यहां तक बात समझ लगी कि नहीं? अच्छा, फिर बायो के मुताबिक वो जानदार जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं वो ज्यादा फिट होते हैं। जो कम बच्चे पैदा करते हैं वो क्या होते हैं? कम फिट होते हैं। यानी जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनका जेनेटिक मेकअप अच्छा होता है, जो कम बच्चे पैदा करते हैं उनका जेनेटिक मेकअप अच्छा नहीं होता। ये वही बात कर रहा है, कहता द फिट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन द लेस फिट।
ये पॉइंट पर होकर करें कि सर्वाइव कौन करेगा, कहता है स्ट्रगल जो है वो रैंडम नहीं होती, सर्वाइव ये डिपेंड करता है हेरिडिटी कंपोजिशन पे, जो बेस्ट जिनके पास बेस्ट इनहेरिटेड कैरेक्टर होगा वो सर्वाइव करेंगे। द फिट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन द लेस फिट। फिर ये कह रहा है एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज, तो इस तरह जो है देखें 10 से ज्यादा पैदा कर दिए, सर्वाइव कितने की है 4, जो सब में क्या है फिट हैं। अच्छा वो जो 4 है उनके पास जेनेटिक मेकअप सबसे क्या है अच्छा है, तो उनसे जो आगे बच्चे पैदा होंगे वो उनसे भी क्या होंगे अच्छे होंगे। तो इस तरह एवोल्यूशन होती जाएगी किसकी न्यू स्पीशीज की। अगला पॉइंट कौन सा है, एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। द फेवरेबल करेक्टर अकमुलेट इन अ पॉपुलेशन, जो अच्छे करेक्टर हैं वो पॉपुलेशन में अकमुलेट होते जाएंगे, एंड इट लेड टू एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज, और इस तरह एवोल्यूशन होती जाएगी इस तरह न्यू स्पीशीज की। बस ये आपने करना है, यानी ये पॉइंट के नाम अगर आपको याद हो तो पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला कौन सा है, प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल या मोर ऑफ स्प्रिंग, जानदार बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और उनमें से सर्वाइव कौन से करेंगे, जो सबसे क्या होंगे फिट होंगे, और इस तरह क्या होती जाएगी एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। बस ये आपने करना है, ठीक है।